अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है लखनऊ पैक्ट। जी, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो लखनऊ पैक्ट ही होगा। लखनऊ पैक्ट जो है वो मुस्लिम्स और हिंदूज़ दोनों ने मिल के साइन किया था और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कह लें या इंडिया की या सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में जो है ये फ़र्स्ट एंड लास्ट ऐसा एग्रीमेंट था, ऐसा पैक्ट था, मुआहदा था जो कि हिंदूज़ और मुस्लिम्स दोनों ने मिलकर इसको साइन किया था म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। ठीक है, और ये फ़र्स्ट और लास्ट टाइम ही था। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो अपनी पीक पे थी, लेकिन उसके बाद जो है ये यूनिटी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म हो गई और फिर जो है मुस्लिम्स ने अब अपना पार्टीशन का मुआहदा जो है मुतालबा जो है वो डिमांड की थी और फिर उसी को लेके वो चलते रहे टिल 1947, जब तक उन्होंने अपना अलग मुल्क हासिल नहीं कर लिया। जो आज का लेक्चर है हमारा वो इसी पर ही है, लखनऊ पैक्ट के ऊपर। मैंने आपको जिस तरह लास्ट लेक्चर में हम लोगों का था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उसकी फॉर्मेशन, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसकी जो है डिफरेंट चीज़ें जो है हम लोगों ने डिस्कस की थी। उसके बाद नेक्स्ट जो आज हम उसमें तब मैंने आपको बताया था कि कायद-ए-आज़म ने जो है वो 1913 में मुस्लिम लीग ज्वाइन की और उस टाइम पे वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के मेंबर थे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये थी कि कायद-ए-आज़म जो है वो मुस्लिम लीग के मेंबर भी थे उस टाइम पे और कांग्रेस के भी। अब उन्हीं की एफ़र्ट की वजह से जो है ये लखनऊ पैक्ट जो है वो बना था या साइन हुआ था। लखनऊ पैक्ट ये सिर्फ़ और सिर्फ कायद-ए-आज़म की एफ़र्ट थी कि वो कांग्रेस को और मुस्लिम लीग दोनों पार्टीज़ को पास लेकर आए, इनको एक दूसरे के करीब लेकर आए और फिर दोनों ने बाकायदा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये पैक्ट जो है वो साइन किया था। अब क्वेश्चन अराइज़ होता है कि ये पैक्ट उन्होंने साइन क्यों किया। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज़ होता है कि ये पैक्ट जो है वो साइन क्यों हुआ। जी, तो ये पैक्ट जो है वो साइन इसीलिए हुआ था। ये पैक्ट साइन होने की वजह क्या थी, जिस तरह से मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि 1909 में जो है वो कुछ रिफॉर्म्स आनी थी। ठीक है, 1909 में कुछ रिफॉर्म्स आनी थी जिसकी वजह से जो है मुस्लिम लीग को फॉर्म किया गया ताकि अपनी डिमांड्स, जिसके लिए शिमला पैक्ट हुआ और मुस्लिम्स जो हैं वो वाइसराय से मिलने गए अपनी डिमांड्स को, ताकि 1909 की रिफॉर्म्स में उनको ऐड किया जा सके। इसी तरह से 1909 की रिफॉर्म्स जो हैं वो 10 ईयर्स के लिए थी, 1909 से 1919 तक। अब अगेन जो है 1919 में फिर से नई रिफॉर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवानी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिशर्स ने। उनको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जो है वो ये लखनऊ, जब उन्होंने अनाउंस किया कि अब हम अगेन जो है 1919 में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो उस टाइम पे फिर जो है मुस्लिम्स और हिंदूज़ दोनों को अपनी डिमांड्स जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंचानी थी और वो ओबियसली वो अपनी दोनों पार्टीज़ थ्रू कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ही जो है वो कर सकते थे। अब क्या क्या मतलब उस रिफॉर्म्स को किस तरह से बनाया जाए, रिफॉर्म्स के अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो की जाए, वो डिफरेंट क्लॉजेस थी जिन पे दोनों पार्टीज़ जो हैं वो एग्री की थी और उन्होंने उसको साइन भी किया था। जी, तो इसीलिए जो है लखनऊ पैक्ट ये सारा था कि वो क्यों बनाया गया, क्योंकि 1919 में जो है अगेन मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो है वो आनी थी। मॉन्टेग उस टाइम पे वॉइस ऑफ इंडिया थे, चैम्सफोर्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। जिस तरह मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स 1909 में आई, उसके बाद जो है 1919 में जो है मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो है वो आनी थी, जिसकी वजह से जो है दोनों पार्टीज़ ने लखनऊ पैक्ट को साइन किया और अपनी डिमांड्स जो कि रिफॉर्म्स में उनकी पूरी की जानी चाहिए वो जो है उसने गवर्नमेंट के सामने जो है वो उनको पेश किया ताकि उनको जो है वो पूरा किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें थी उस टाइम पे और लखनऊ पैक्ट जो है वो माइलस्टोन है पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में इंडिया की। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इट इज़ रिगार्डेड एज अ हाई वाटर मार्क ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी के। एक पीक पे पानी जब वो पहुंच जाता है, मतलब हाई वाटर मार्क था उस टाइम पे वो, लेकिन ऑब्वियसली जब एक पीक पे पानी पहुंचता उसके बाद वो नीचे आना शुरू होता है, तो इनका भी ये हाल था कि उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो यूनिटी ख़त्म होना शुरू होगी, लेकिन उस टाइम पे वो अपनी पीक पे थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या एलुमिनेटिंग डॉक्यूमेंट था हिंदू मुस्लिम यूनिटी का और ये फर्स्ट और लास्ट पैक्ट था जो कांग्रेस और मुस्लिम दोनों ने जो है वो साइन किया था। इवन के सेपरेट इलेक्टोरेट के इशू पे भी जो है वो कंटेंशंस दोनों जो है वो नहीं हुए थे। ठीक है, ये समझ आ गई इंट्रो था कि क्यों लखनऊ पैक्ट दिया गया था। जी, नेक्स्ट है
इसकी लखनऊ पैक्ट में जो डेवलपमेंट्स जो हैं उस टाइम पे लीडिंग डेवलपमेंट्स जो थी वो क्या थी। ऑब्वियसली जो है दोनों पार्टीज़ ने अपना एनुअल सेशन एक जगह पे करने का सबसे पहले जो है वो डिसाइड किया। दे बोथ डिसाइडेड डैट कि उनका एनुअल सेशन जो है वो एक ही सेम प्लेस पे जो है वो किया जाएगा, एक ही सेम पीरियड में। और ये हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम था कि दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग अपना सेशन जो है वो दिसंबर 1915 में बम्बे में किया। मुस्लिम लीग का सेशन उस टाइम पे बैरिस्टर मजरूर हक ने, जबकि कांग्रेस सेशन जो है वो SP सिन्हा ने जो है प्रिजाइड किया था। ठीक है, मुस्लिम लीग की तरफ से सेशन को प्रिजाइड किसने किया था? बैरिस्टर मजरूर हक ने। और कांग्रेस की तरफ से SP सिन्हा ने। और इन दोनों सेशन में दोनों पार्टीज़ ने एक कमेटी जो है वो बनाई, जो इसको कहा इन्होंने जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल पैक्ट। ठीक है, उसके और ये कमेटी जो है वो नवंबर 1916 को कलकत्ता में मिली, जहाँ पे उन्होंने एक मिलके जो है वो स्कीम प्रिपेयर की। और इसमें जो ओबीसी कमेटी में दोनों के मेंबर्स थे, मुस्लिम लीग के भी और कांग्रेस के भी, तो उन सब मेंबर्स ने मिलके जो है एक स्कीम प्रिपेयर की। और इस स्कीम को दोनों पार्टीज़ ने अपने अगेन 1916 दिसंबर में एनुअल सेशन जो कि लखनऊ में कॉल किया गया था, वहाँ पे इसको जो है वो दोनों पार्टीज़ ने ओके किया था, पास कर दिया था। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से उस सेशन को प्रिजाइड किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। और वायर मुस्लिम इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन जो है वो प्रिजाइड किया था अमीका चरण मुजम्मदार ने। ठीक है, तो लखनऊ पैक्ट में डेवलप। और अब देखिए एफर्ट जो है वो 1 साल लगा इनको ये सारा काम करने में, कि उन्होंने 1915 दिसंबर में सबसे पहले अपना बॉम्बे में सेशन इकट्ठा कॉल किया। उस टाइम पे उन्होंने एक कमेटी जो है वो बनाई जो कि जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल पैक्ट के लिए काम करेगी। ठीक है, फिर उस पैक्ट की कमेटी अगेन नवंबर 1916 में मिली, जहाँ पे उन्होंने एक स्कीम बनाई। फिर लास्ट 1916 में अगेन जो है वो दोनों पार्टीज़ ने दिसंबर में पूरे 1 साल बाद अगेन जो है लखनऊ में अपना जो है दोनों पार्टीज़ अपना सेशन कॉल किया। और वहाँ पे लखनऊ सिटी का नाम है इंडिया में, तो वहाँ पे इन्होंने इसको जो है लखनऊ पैक्ट को पास किया था। और जो लास्ट सेशन प्रिजाइड हुआ था जिसमें लखनऊ पैक्ट जो है बाकायदा तौर पर साइन किया गया था, उसको मुस्लिम लीग की तरफ से प्रिजाइड किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, और कांग्रेस की तरफ से प्रिजाइड किया था अमीका चरण मुजम्मदार ने। और देखेंगे ये इस एफर्ट जो है वो पूरा 1 साल लगा उनका लखनऊ पैक्ट जो है बनाने में। और क्योंकि ये पैक्ट लखनऊ के शहर में साइन किया गया था, इसलिए इसका नाम लखनऊ पैक्ट है, और उर्दू में इसको महदाए लखनऊ कहते हैं। सो दोनों पार्टीज़ ने जो है वो मिलके 1 साल की कोशिशों के बाद जो है फाइनली एक पैक्ट जो है वो तैयार किया था, एक माहिदा तैयार किया जिस पे दोनों ने साइन किया, ताकि वो अपनी जो साइन जो इसमें डिमांड जो क्लॉजेस थी इसके, वो भी हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। वो सारे क्लॉजेस जो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचानी थी, ताकि वो अपनी जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं उनको बाकायदा तौर पे जो है वो सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो ये सारे सेशंस जो हैं वो बाकायदा तौर पे बुलाए गए थे। और सबसे ज़्यादा एफ़र्ट जो है वो इसमें कायद आज़म की थी। और कायद आज़म की एफ़र्ट को देखते हुए उनको जो है इस लखनऊ पैक्ट के बाद बाकायदा तौर पे हिंदू मुस्लिम एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो है वो टाइटल भी दिया गया था कायद आज़म को। ठीक है, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का टाइटल जो है वो कायद आज़म को उस टाइम पर 1916 में दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गई कि फ़र्स्ट हमने इंट्रोडक्शन जो है उसका पढ़ा कि ये पैक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट एंड लास्ट था कि दोनों को पार्टीज़ जो हैं वो एक पैक्ट पे एग्री की थी, उन्होंने उसको पास किया था, बाकायदा तौर पे साइन किया था। और इसके अलावा दोनों पार्टीज़ ने जो है वो उसको मिल के इवन के सेपरेट इलेक्टोरेट के इशू जो बहुत ज़्यादा कंटेंशियस इशू था, हमेशा इस इशू की वजह से लड़ाई रहती थी, तो उसको लेके भी दोनों ने जो है उस इशू को भी सॉल्व कर लिया था इवन के। ठीक है, और उस टाइम पे फिर 1 साल लगा, पहले उन्होंने मिले, उन्होंने सेशन कॉल किया, वहाँ पे कमेटी जॉइंट बनाएगी, फिर वो कमेटी नवंबर 16 में मिली कलकत्ता में, वहाँ पे उन्होंने स्कीम प्रिपेयर की। और उस स्कीम को बाकायदा तौर पे दिसंबर 1916 में लखनऊ में जो है वो दोनों पार्टीज़ ने साइन किया था। जी, अब उसकी क्लॉजेज़ क्या थी? नेक्स्ट है हमारी क्लॉजेज़। जी, क्लॉजेज़ उसकी
पॉइंट्स क्या थे उस पैक्ट के, कौन कौन सी जो हैं वो पॉइंट्स रेज़ किए गए थे जिस पे दोनों पार्टीज़ जो हैं वो एग्री थी और दोनों ने उसको मानना था और उसको लेके आगे चलने का मायदा जो है वो दोनों ने किया था जी। वो क्या थी शरायत, क्या थी वो क्लॉजेस, क्या थी वो ये थी। सबसे फर्स्ट क्लॉज जो थी जी, 4 out of 5 of the total members of Central Provincial Legislative Council shall be elected and 1/5 shall be nominated जी। एक बात यहाँ पे थोड़ा सा आपको आई होप कि आप सबको पता होगा, इतने आप लोग मैच्योर अब तो हो चुके हैं और अपने पॉलिटिक्स में भी अवेयरनेस है, पॉलिटिकल राइट्स को भी। तो ऑब्वियसली जो है गवर्नमेंट हमेशा 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। सबसे पहले लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, लेजिस्लेचर किसे कहते हैं? आपकी मुकन्नना को, जो आपके लॉज बनाती है। पाकिस्तान में लेजिस्लेचर कौन है? हमारी पार्लियामेंट। ठीक है, और आगे से पार्लियामेंट के हमारे 2 हाउसेज हैं, नेशनल असम्बली एंड सेनेट। ये दोनों मिलके क्या करती हैं? लॉज बनाती हैं, कानून बनाती हैं। नेक्स्ट आती है हमारी एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव इंतज़ामिया, वो क्या करती है कि जो कानून लेजिस्लेचर बनाती है, हमारी नेशनल असम्बली सेनेट जो कानून बनाती है उनको इम्प्लीमेंट करती है, उनको नाफिज करती है। और लास्ट आ जाता है जुडिशरी, अदलिया। जुडिशरी करती है कि उन लॉज को कोई वायलेट करता है, उन लॉज के ख़िलाफ़ वर्जी करता है तो उस पर उनको सज़ा देती है अदलिया। यहाँ पे भी इन्होंने सबसे पहले जो है गवर्नमेंट के फर्स्ट सेक्टर की बात की है, जो कि क्या है? लेजिस्लेचर। वहाँ अब हर किसी कंट्री के अंदर, हर सिस्टम के अंदर उनकी अपनी लेजिस्लेचर का अलग अलग नेम होता है। पाकिस्तान में इसका नाम है पार्लियामेंट, अमेरिका में इसका नाम है कांग्रेस। ठीक है, और ब्रिटेन में भी इसको पार्लियामेंट का नाम ही दिया जाता है, लेकिन हम वैसे मजलिस शोरा भी कहते हैं इसको उर्दू में, जो कि ज़ियान ने इसका नाम रखा था। हम मजलिस शोरा का इजलास भी कहते हैं, इंग्लिश में से पार्लियामेंट को अलर्ट करते हैं। और इंडिया में लोकसभा नाम है आई थिंक सो उसका। सो ये डिफरेंट नेम्स जो हैं वो उसके कॉल आउट किए जाते हैं। अब जो है नेशनल असम्बली भी है और हमारे प्रोविंसेस के अंदर प्रोविंशियल असम्बली भी है। सो यही सिस्टम उस टाइम पे भी था कि उस टाइम पे उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स और हिंदूज़ दोनों ने डिमांड की कि सेंट्रल में भी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेचर जो कि नेशनल लेजिस्लेचर है, जो नेशनल लेवल पे असम्बली में लॉ मेकिंग कर रही है, और प्रोविंशियल लेवल पे जो सूबों के अंदर असम्बलीज़ हैं, उनमें से हर 5 मेंबर में से 4 मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट किए जाएंगे और एक को नॉमिनेट किया जाएगा। इलेक्ट मतलब अवाम उनको इलेक्ट खुद करेगी, और एक जो नॉमिनेट होगा उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद से जो है वो जो उनके फेवरेट होंगे, चहीते होंगे, जो उनकी मर्जी से उनके लिए काम करते हैं, फेवर्स देते हैं, जो पहले उस टाइम पे सिस्टम था, तो उसको खुद नॉमिनेट। तो उन्होंने कहा कि हर 5 में से 4 मेंबर्स जो है वो इलेक्ट किए जाएंगे, जो कि ख़ुद हिंदूज़ करेंगे और मुस्लिम्स मिल के करेंगे, और एक जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट नॉमिनेट अपनी मर्ज़ी से करेगी। ठीक है, इस पॉइंट की समझ आ गई है कि सेंट्रल चाहे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उस टाइम उसका नाम था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो उन्होंने कहा कि जो सेंट्रल लेवल पे भी है, जैसे हमारी नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली है, तो उन्होंने कहा कि दोनों में ही जो टोटल 5 में से हर 5 में से 4 मेंबर्स जो हैं वो क्या होंगे? इलेक्टेड होंगे और एक नॉमिनेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जी 1/3 ऑफ टोटल सीट्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल शैल बी रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम्स। अब नया कहते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असम्बली जो है, जो नेशनल लेवल पे असम्बली है, उसके टोटल जितने भी मेंबर्स के इलेक्ट करेंगे, मतलब कहेंगे कि इतने, क्योंकि पाकिस्तान में देखें बेटा, ये हर मतलब कंट्री के अंदर ये भी इलेक्टेड होते हैं कि असम्बली के अंदर इतने मेंबर्स होंगे। हमारी नेशनल असम्बली के टोटल मेंबर्स की तादाद कितनी है? 342 सॉरी जी, 342 टोटल मेंबर्स हैं हमारी असम्बली के अंदर, नेशनल असम्बली के अंदर, और 104 है हमारे सेनेट के अंदर। ठीक है, इसी तरह उन्होंने कहा कि इस टाइम पे भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जितने भी टोटल मेंबर्स होंगे उसमें से 1/3 1/3 मेजॉरिटी या 1/3 सीट्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम्स के लिए रिज़र्व होंगी, कि उस पर इलेक्ट होकर भी मुस्लिम्स आएंगे और नॉमिनेट भी होंगे, तो वो मुस्लिम्स की सीट में से ही कोई मुस्लिम नॉमिनेट होगा। हमारे यहाँ पे 342 सीट्स में से सिर्फ 272 सीट्स जो हैं वो जनरल सीट्स होती हैं, बाकी सारी 10 for minority and 60 for women. These are nominated seats.
ठीक है। हम सिर्फ 272 मेंबर्स को अपने जो है असम्बली के इलेक्ट करते हैं, बाकी जो 70 मेंबर्स हैं जिनमें से 10 फॉर माइनॉरिटी एंड 60 फॉर वुमेन सीट्स जो हैं वो नॉमिनेटेड सीट्स होती हैं, ठीक है। वो रिज़र्व हैं कि वहाँ पे जो है वो सिर्फ वुमेन 60 सीट्स वुमेन के हैं तो वो वुमेन ही उस पर आएंगे, जो 10 माइनॉरिटीज़ के हैं वो माइनॉरिटीज़ ही उस पर आएंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी उन्होंने कहा कि 1/3 सीट्स जो हैं वो मुस्लिम्स के लिए रिज़र्व रहेंगी, उनको कोई भी उनसे छीन नहीं सकेगा और 1/3 सीट्स मुस्लिम्स की ही होंगी। नेक्स्ट जो है जी सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम शैल बी अडॉप्टेड, और फर्स्ट टाइम था कि दोनों कम्युनिटीज़ मुस्लिम्स एंड हिंदूज़ दोनों एग्री किए थे सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम पे। और सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम मैंने लास्ट लेक्चर में भी जो है एक्सप्लेन किया था, और आई थिंक उससे लास्ट लेक्चर में भी। सो सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट यही है कि जो मुस्लिम्स की रिज़र्व सीट्स हैं उन पे सिर्फ मुस्लिम्स ही जो हैं वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है। मुस्लिम्स को अलग सीट्स जब नॉन जो है वो दे दी गई हैं तो उस पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स ही इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी, अब आपको पता है कि आपकी जो असम्बली है वो बिल बना रही है, कोई कानून बना रही है, तो उसके लिए सबसे पहले वहाँ पे बिल जो है वो सर्कुलेट किया जाता है, फिर वो पास अगर 2/3 मेजॉरिटी से करती है तो वो ओके होता है। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे भी कोई बिल ऐसा पास होता है जो किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ठीक है, अब कोई ऐसा बिल है जो मुस्लिम से रिलेटेड है और वो मुस्लिम से बिलोंग करता है, वो बिल पास होता है तो मुस्लिम्स को इफ़ेक्ट करेगा, तो वो बिल तब तक जो है वो अप्रूव नहीं होगा जब तक कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो जो है उसकी 3/4 मेजॉरिटी प्रोविंशियल लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी उसको पास नहीं करती, तब तक वो कानून नहीं बनेगा वो बिल, ठीक है। अगर वो मुस्लिम से रिलेटेड है तो 3/4 जो है मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो अपनी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी जब तक उन 3/4 मेजॉरिटी उसको ओके नहीं करेगी वो बिल पास नहीं होगा और वो लॉ नहीं बनेगा तब तक, ठीक है। इस बात की समझ आ गई कि जब भी कोई कानून बनता है तो उससे पहले जो है वो बिल पास किया जाता है, बिल दिया जाता है असम्बली के अंदर, और जब उसको एक मेजॉरिटी बाकायदा तौर पे कहा जाता है कि इतने लोग अगर उसको पास कर देंगे तो फिर वो कानून की शक्ल इख्तियार करेगा, अदरवाइज़ वो ख़त्म हो जाएगा बिल वैसे। तो इसमें भी उन्होंने कहा कि अगर किसी कम्युनिटी से रिलेट करता है, चाहे मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, हिंदूज़ हैं, क्रिश्चियन, जब तक उनकी वहाँ पे 3/4 जो है वो लोग सेंट्रल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी असम्बली के अंदर उसको ओके नहीं करेंगे तब तक वो कानून नहीं बनेगा, वो बिल कभी भी पास नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब जो है सबसे जो पहले 3 पॉइंट्स थे वो आपकी पार्लियामेंट से जो है वो बिलोंग करते थे। अब आगे नेक्स्ट है जी वो आपकी आ जाती है एग्जीक्यूटिव, आपकी इंतज़ामिया, ठीक है, जो उन कानून को नाफिज करते हैं। अब वो ये आपके जो मिनिस्टर्स वगैरह वो सारे आपके एग्जीक्यूटिव में आते हैं। तो हाफ मेंबर्स ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल शैल बी इंडियंस इलेक्टेड बाय रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव के अंदर भी जो हाफ मेंबर्स होंगे, आज जितने भी टोटल ये स्ट्रेंथ रखे हैं ब्रिटिशर्स, उसमें से आधों को जो है वो इंडियंस यानी कि मुस्लिम्स और हिंदूज़ जो हैं या सिख हैं वो खुद मिल के जो है वो उनको इलेक्ट करेंगे। सारे के सारे मेंबर्स जो हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट इलेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। इस पॉइंट का मतलब ये था। उसके बाद नेक्स्ट है जी मैक्सिमम एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी शैल बी ग्रांटेड टू दी प्रोविंसेस। जी, अब वो कहते हैं कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बहुत ज़रूरी होती है। ऑटोनॉमी कहते हैं इख्तियारात को, सूबाई इख्तियारात जो हैं वो भी जो हैं वो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल। एडमिनिस्ट्रेटिव आपकी वही एग्जीक्यूटिव जो इख्तियारात हैं आपने किस तरह से अपने सूबे को रन करना है, आप किस तरह से इसके एडमिनिस्ट्रेशन को लेके जाते हैं, और फाइनेंशियली आपको पता माली इख्तियारात, माशी पैसे के, तो वो भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोविंसेस को ग्रांट दिए जाएँ, ठीक है, प्रोविंसेस को। नेक्स्ट जी वो कहते हैं नेक्स्ट रिलेटेड टू दी जुडिशरी शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कि आपकी अदलिया हमेशा आपकी एग्जीक्यूटिव से सेपरेट होनी चाहिए, और इसके बहुत ज़रूरी है ताकि क्योंकि अदलिया कोई भी किसी भी किस्म के केस का फ़ैसला एग्जीक्यूटिव के दबाव में आकर ना करे। लेकिन बदकिस्मती से ये
प्रोविज़न यहाँ से शुरू हुई और 47 के बाद भी पाकिस्तान के तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस 56 का देख लें, 62 का देख लें, 73 का कॉन्स्टिट्यूशन देख लें, ये प्रोविज़न हर कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान के लिखी गई है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि इस प्रोविज़न को आज तक कभी भी सीरियसली जो है वो नहीं लिया गया। हमारी एग्जीक्यूटिव कभी भी जो है वो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से सेपरेट नहीं रही। इवन के रिसेंटली पिछले 3-4 साल से डिसीजंस जो आए हैं डिफरेंट गवर्नमेंट को जो क्रिटिसाइज़ किया गया, पॉलिटिसाइज़ किया गया, उसमें मोस्टली डिसीजंस जो हैं वो एग्जीक्यूटिव के दबाव में आके मतलब या एग्जीक्यूटिव के दबाव में आके कह लेंगे। डिफरेंट और भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्यूरोक्रेसी है, आपकी आर्मी है, सो ये सब मतलब इनके दबाव में आके जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जुडिशरी को अपना डिसीजन जो है वो देना पड़ता है, विच बैडली इफ़ेक्ट पाकिस्तान। और वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को अफेक्ट करती है, हम सबको अफेक्ट करती है, जो नुकसान है पाकिस्तान के लिए। सो इन सब चीज़ों को जो है वो देखना पड़ेगा, उसको कवर अप करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोविंसेस के अंदर जो है वो ऑटोनॉमी ग्रांट की जाए और नेक्स्ट जो है वो जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव को जो है जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट किया जा सके ताकि वो इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन जो है वो सुना सके। उसके बाद नेक्स्ट अब वो कहते हैं कि प्रोविंशियल असम्बली के अंदर जो है मुस्लिम्स की सीट्स या हिंदूस की सीट्स का वेटेज क्या होगा, उनको किस तरह से सीट्स जो हैं वो दी जाएंगी। मुस्लिम्स को भी और हिंदूस को भी दोनों को सीट्स प्रोविंसेस के अंदर जो है वो वेटेज सिस्टम के तहत दी जाएंगी। एंड नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ वेटेज सिस्टम। वेट क्या होता है आपको पता है, वो वेट मशीन्स पहले टाइम पे चलती होती थी, वो 2 पलड़े वाली, एक पलड़ा मतलब अगर दोनों में बराबर हैं तो वो पलड़े दोनों बराबर हो जाएंगे, लेकिन अगर एक में ज़्यादा तो वो बाहर ऊपर को चला जाएगा, दूसरा नीचे पहुंच जाएगा। ऐसा ही है वेटेज सिस्टम भी कुछ ऐसा ही है। इसमें आपको पलड़ा इक्वल नहीं करना, इसको आपने ऊपर नीचे को रखना। वो कैसे जी, वो ऐसे है कि जिन प्रोविंसेस के अंदर मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन कम है, उनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी, वहाँ पे उनको रिप्रेजेंटेशन कम दी जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब में जो है मुस्लिम्स ज़्यादा हैं, ठीक है, पंजाब में मुस्लिम्स ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पे उनको रिप्रेजेंटेशन जो है वो कम दी जाएगी। उनकी मुस्लिम्स की तादाद ज़्यादा है लेकिन उनको रिप्रेजेंटेशन कम दी जाएगी, हिंदुओं को ज़्यादा दी जाएगी, ताकि कोई लॉ ऐसा ना बन सकेगा जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के नुकसानदेह हो और मुस्लिम्स के लिए फ़ायदा हो। ठीक है, क्योंकि जब असम्बली के अंदर कानून आप बनेगा तो ओबियसली वो मिल के ओके करना है। अब वहाँ पे भी मुस्लिम्स की मेजॉरिटी वैसे पंजाब में असम्बली के अंदर भी जब मुस्लिम ज़्यादा तादाद में होंगे तो वो फिर बिल हर कोई जब वो मुसलमानों के फ़ायदे में अगर हिंदुओं के नुकसान में। और सेम यही बात जो है वो मुस्लिम्स के लिए भी है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुस्लिम्स के जो है कोई ले ले बिहार है, उड़ीसा है, उन वहाँ पे मुस्लिम्स की तादाद बहुत कम है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे उनको अपनी जो उनकी तादाद है उससे डबल सीट्स मिलेंगी जिस तरह हिंदूस को मिल रही है। मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ में उनकी सीट्स ज़्यादा हैं, इसी तरह हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़ में मुस्लिम्स को जो प्रोविंसेस हैं वहाँ पे मुस्लिम्स की सीट ज़्यादा होंगी, क्योंकि वहाँ पे भी कोई ऐसा बिल ना बन सके जो कि मुस्लिम्स के लिए नुकसानदेह और हिंदुओं के लिए फ़ायदा मंद हो। सो इसको वेटेज को इस तरह से किया गया। ये वेटेज वहाँ उनके इंटरेस्ट पे आके इक्वल होगा, लेकिन जहाँ रिप्रेजेंटेशन की बात है कि वहाँ पे ये अनइक्वली चलेगा। तो जहाँ मुस्लिम्स की मेजॉरिटी है जिन प्रोविंसेस में, वहाँ पे उनकी रिप्रेजेंटेशन असम्बली में कम होगी, हिंदूज़ की ज़्यादा होगी, हिंदूज़ की ज़्यादा होगी। और इसी तरह से जहाँ पे मुस्लिम्स कम तादाद में जिस सूबे के अंदर, वहाँ की प्रोविंशियल असम्बली में हिंदूज़ की निस्बत मुस्लिम्स की सीट ज़्यादा है। वो ये सब कुछ इसीलिए है ताकि वो इस सिस्टम के तहत कोई ऐसा लॉ ना बन सके कि जो मिनॉरिटीज़ को नुकसान पहुंचा सके, जो अक़लियतें हैं उन्हें नुकसान पहुंचा सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जी, वो कहते हैं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया काउंसिल शैल बी अबॉलिश्ड।
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ओहदे को ख़त्म कर दिया जाए, उसकी जगह पे 2 परमानेंट सेक्रेटरी अपॉइंट किए जा सके और उनमें से एक जो है वो इंडियन हो और एक ब्रिटिशर हो, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो पहले एक था वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से आता था, ब्रिटिशर्स से। ब्रिटिशर्स उसको अपॉइंट करते थे और वो ब्रिटिशर ही होता था, अंग्रेज़ होता था। उन्होंने कहा कि उसको ख़त्म कर दें, उसकी जगह पे अब 2 परमानेंट सेक्रेटरीज़ रख लें और उनमें से एक जो है इंडियन हो और एक ब्रिटिशर हो, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो है उन्होंने कहा कि इंडियंस जो हैं वो भी जो हैं शैल बी अपॉइंटेड एज कमिश्नर एंड नॉन कमिश्नर आर्मी ऑफिसर्स, ठीक है। आर्मी ऑफिसर्स जो कमिश्नर ऑफिसर्स आर्मी के नॉन कमिश्नर जो भी हैं उन ओहदों पर भी मुस्लिम्स को जो है मुस्लिम यानी इंडियन यानी कि मुस्लिम्स और हिंदूज 6 अगर कोई इंडियंस में सब आ जाते तो इन सबको भी जो है उस ओहदे पे अपॉइंट किया जाए, ठीक है। ये सारे जो हैं उसकी क्लॉजेस थे, उसके पॉइंट्स थे जिन पे मुस्लिम्स और हिंदूज दोनों जो हैं वो एग्री हुए थे, ठीक है। इसको इन्होंने एक्सेप्ट किया था इस चीज़ का, ठीक है। समझ आ गई इस बात की कि ये क्या क्या पॉइंट्स थे कि जो डिफरेंटली जो है सब स्टार्टिंग में वो लेजिस्लेचर से जो है वो बिलोंग करते हैं कि बाकायदा तौर पे सीट्स कितनी होनी है, 5 में से 4 सीट्स जो हैं वो इंडियंस की हों, 5 में से 4 सीट्स जो हैं वो इलेक्टेड हों और 1 नॉमिनेटेड हो। फिर टोटल मुस्लिम्स की सीट्स 1/3 रिजर्व होनी चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट जो वो मिला। उसके बाद उन्होंने कहा कोई ऐसा बिल जो कम्युनिटी से रिलेट करता है उसकी 1/3 मेजॉरिटी जब तक नहीं होगी वो ओके नहीं होगा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में भी हाफ मेंबर्स जो हैं वो इंडियन होने चाहिए। प्रोविंसेस को एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है वो दी जाए, डिस्ट्रिक्ट को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट किया जा सके। दैन वेटेज सिस्टम प्रोविंसेस के अंदर जो है असेंबलीज में वो सेक्रेटरी स्टेट को अबॉलिश करके सेक्रेटरीज रखे जाएँ, 2 सेक्रेटरीज रखे जाएँ, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अबॉलिश करके और उसमें से भी एक इंडियन हो। और लास्ट उन्होंने कहा कि आर्मी ऑफिसर्स में कमिश्नर नॉन कमिश्नर की सीट्स पर भी इंडियंस को अपॉइंट जो है वो किया जा सके, ठीक है। तो ये थी सारी इसकी क्लॉजेज़। उसके बाद इसकी सिग्निफिकेंस कि लखनऊ पैक्ट की सिग्निफिकेंस क्या थी। ओबियसली लखनऊ पैक्ट जो है वो बड़ा यूनिक किस्म का एक पैक्ट था जो सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था जहाँ पे हिंदूज़ और मुस्लिम्स ने मिलकर उसको साइन किया था। कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में कहते हैं कि जमीलुद्दीन अहमद ने अपनी बुक में डिस्क्राइब किया था, अर्ली फेज ऑफ मुस्लिम पॉलिटिकल मूवमेंट उनकी बुक का नाम था, कि इस हिस्ट्री के अंदर मुस्लिम्स की हिंदू मुस्लिम यूनिटी को अगर देखा जाए तो सब कॉन्टिनेंट में, तो लखनऊ पैक्ट जो है वो सिर्फ एक ब्राइट स्पॉट कि उनकी लड़ाई जहाँ पे बिल्कुल बुरी तरह से वो लड़े हैं, पहले भी वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद भी कांग्रेस बनी तब भी मुस्लिम्स को इग्नोर किया हिंदूज़ ने, मतलब ये सब कुछ। लेकिन फिर एक टाइम आया कि ये लखनऊ पैक्ट एक उस सब तरीक लड़ाई की जोगरों के अंदर एक ब्राइट स्पॉट था, एक रोशन सा स्पॉट, ठीक है। इसके अलावा जो है कि मुस्लिम्स को जो है पॉलिटिकल एडवांसमेंट जो मुस्लिम्स की हुई है, उनकी फाउंडेशन रखी गई कि मुस्लिम्स जो है पॉलिटिकली एडवांस होना शुरू हुए से, क्योंकि एक मुस्लिम लीग का ऑब्जेक्टिव था 1906 में मुस्लिम लीग जब बनी थी कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ भी अपने रिलेशन अच्छे करेंगे। तो ये उस एक ऑब्जेक्टिव की भी एक झलक थी कि हमने देखें हिंदूज़ के साथ भी अपने रिलेशन अच्छे करने की कोशिश की, पॉलिटिकली भी उनको उनके साथ रह के भी बहुत कुछ कांग्रेस के साथ रह के सीखने को मिल रहा था। और इसके अलावा जो हिंदू और मुस्लिम्स की ये एफ़र्ट्स थी कि वो अपने गोल्स को जो है वो सेल्फ गवर्नमेंट के लिए अटेन भी कर सकें। और इसके अलावा ये फर्स्ट और लास्ट पैक्ट था जो कि सेपरेट इलेक्टोरेट के राइट को उन्होंने मांगना था। उसके बाद ये हमेशा इरिटेट रहा है क्योंकि मुस्लिम्स ने हमेशा सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की और हिंदूज़ ने हमेशा जॉइंट इलेक्टोरेट की बात की। सो ये इरिटेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ लखनऊ पैक्ट में रिमूव की गई थी फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। इसके बाद ये कभी दोनों सेपरेट इलेक्टोरेट के राइट पे एग्री नहीं हुए। इसके बाद हमेशा हिंदूज़ ने जॉइंट इलेक्टोरेट के राइट को प्रेफर किया। और उस टाइम पे ओबियसली ये बहुत बड़ी सक्सेस थी लीग और मुस्लिम लीग के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, कि उनकी बहुत सी डिमांड्स को जो है वो उस टाइम पे मुस्लिम्स की क्रूशल डिमांड्स को जो है वो एक्सेप्ट किया था कांग्रेस ने। और उनसे सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट इस बात की भी उस टाइम पे प्रूव था कि कांग्रेस मानते हैं कि मुस्लिम्स एक अलग नेशन हैं। और वेटेज फार्मूला जो था वो भी मुस्लिम्स के माइनॉरिटी प्रोविंसेस के अंदर उनके लिए बहुत बेहतर था। वहाँ पे सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन भी उनको जो है बाकायदा तौर पे दी जाएगी। इसके अलावा जो है एक इन्वायरमेंट था जॉइंट कि दोनों मिलके जो है ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ेंगे और कोई मूवमेंट चलाएंगे और इंडिपेंडेंस हासिल करेंगे। उस टाइम पे ये एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ था, थोड़ा शॉर्टर टाइम पीरियड ही सही लेकिन हुआ था।
और इसके अलावा इस पैक्ट के अंदर जो है बहुत सालों तक एक विटनेस रहा कि हिंदूज़ और मुस्लिम जो हैं वो उन्होंने डिफरेंट मूवमेंट्स में साथ दिया, वो चाहे रोल्ड एक्ट मूवमेंट थी, जलियांवाला बाग इंसिडेंट था, रोल्ड एक्ट एजिटेशन। जी रोल्ड एक्ट क्या था? रोल्ड एक्ट जो है वो रोल्ट नाम था वहाँ पे एक आर्मी ऑफिसर का, उसने एक कानून पास किया था कि कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ वर्जी करता है, उनको किसी किस्म का नुकसान चाहता है या ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोलता है तो उसको फ़ौरन जो है उसका सर कलम कर दिया जाए। इस एक्ट के ख़िलाफ़ इंडियन और मुस्लिम दोनों ने मिल के जो है वो खड़े हुए थे और इस एक्ट को ख़त्म करने के लिए दोनों ने मूवमेंट चलाई थी। जलियांवाला बाग इंसिडेंट, वहाँ पे भी मुस्लिम्स रहते थे, जलियांवाला एक जगह का नाम है, वहाँ पे मुस्लिम्स को जला दिया गया था जिंदा, तो उस पर भी मूवमेंट चली थी। ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट तहरीक के आपकी खिलाफत मूवमेंट के दौरान हुआ था। इसका इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर खिलाफत मूवमेंट पे तो उसमें भी स्टडी करेंगे इन डिटेल में। इसके अलावा नॉन मूवमेंट कॉरपोरेशन जो है ये भी आपके खिलाफत मूवमेंट में जो है वो चलाई गई थी। सो ये सारी मूवमेंट्स इन्होंने मिल के चलाई थी मुस्लिम्स और हिंदूज़ ने अगेंस्ट दी ब्रिटिशर्स। और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनली भी जो है फ्यूचर डेवलपमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था लखनऊ पैक्ट। सो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग एफर्ट्स जो है वो बन रही थी, गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट प्रिंसिपल्स को देख रहा था। लखनऊ पैक्ट के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स को देखते हुए भी उन्होंने जो है मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन को भी जो है वो एक्सेप्ट किया था। लखनऊ पैक्ट जो है उसकी बहुत सी जो क्लॉजेस थी वो माउंटिंग स्टैम्प ऑन रिफॉर्म्स के अंदर जो उन्होंने उसको फॉलो अप किया था, इस्तेमाल किया था। एट दी एंड हम इसको जो है वो कंक्लूड जब करेंगे तो ऑब्वियसली कंक्लूड करते हुए लखनऊ पैक्ट जो है वो फेल हो गया था एज अ स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन बिहाइंड द पैक्ट वाज ड्राइड आउट, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे ही कोऑपरेशन ख़त्म हुई आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हुई तो ये पैक्ट भी फेल होना। लेकिन नो डाउट कि इसकी फेलियर ये नहीं कह सकते कि नहीं, दूसरों ने भी डिमांड्स माउंटिंग स्टैम्प ऑन में जो है वो एक्सेप्ट की गई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म होना शुरू हो गया क्योंकि ये सस्टेन नहीं रह सका। आहिस्ता से फिर बताया कि हिंदूज़ ने जॉइंट इलेक्टोरेट का राइट भी मांगना शुरू कर दिया। मुस्लिम्स को कहा कि उनको 1/4 मेजोरिटी दी जाए 1/3 की बजाय। तो ये सारी चीज़ें जो सो ये एंडेड अप हो गया था लखनऊ पैक्ट बहुत ही जल्द ही, जब 19 नवंबर ऑब्वियसली आहिस्ता से खिलाफत मूवमेंट के बाद ही आहिस्ता से ख़त्म होना शुरू हो गया था। और 1940 में ऑब्वियसली क्या हुआ था जी, 1940 में आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन जब पास हुई तो उसके बाद लखनऊ पैक्ट का स्पिरिट टोटली जो है वो ख़त्म हो चुका था, क्योंकि ये दोनों सेपरेट एंटिटीज़ थी और इनको कभी भी वो इकट्ठे नहीं रह सकते थे। उस टाइम पर जिन्होंने ये साइन किया था तो ये टोटली जो है वो फिनिश अप हो गया था। सो ये सब चीज़ें जो है वो लखनऊ पैक्ट इसलिए लिहाज से जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है मुस्लिम्स के लिए भी हिंदूज़ के लिए भी, लेकिन फॉर अ शॉर्टर टाइम पीरियड। तो लखनऊ पैक्ट वो ये सारी चीज़ें आपने इसमें लिखी, उसको इंट्रोडक्शन क्या था, उसको किस तरह से 1 साल की मेहनत के दौरान जो है वो बनाया गया और डिफरेंट उसके एक्सपेक्ट्स, उसके क्लॉजेस को और फिर उसकी सिग्निफिकेंस के क्या क्या इंपॉर्टेंस थी उसमें। उस टाइम पे मुस्लिम्स के सेपरेट इलेक्टोरेट के राइट को माना गया, 1/3 सीट्स उनकी रिजर्व की गई। पर ये सारी चीज़ें उस टाइम पे हिंदूज़ ने एक्सेप्ट की थी कि जो इस चीज़ का सबूत था कि वो मानते हैं कि मुस्लिम्स अलग नेशन हैं। ठीक है। सो 2 नेशन थेरी भी इस टाइम पे जो है वो थोड़े मतलब कि वो मानना शुरू किया कि अलग में हैं और इस तरह से ये चीज़ें चलते हैं। तो ये लखनऊ पैक्ट रहा, अच्छा रहा। उसके बाद खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। वहाँ पे भी हिंदूज़ ने साथ दिया मुस्लिम्स का, लेकिन वहाँ पे चालाकी बहुत दिखाई और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हिंदूज़ का असर जरा मुस्लिम्स को दिखना शुरू हुआ और ये यूनिटी टोटली जो है वो अबॉलिश हो गई और दोनों अलग अलग मुल्क। और उसके बाद हमेशा दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू कभी भी मैच नहीं किए, क्योंकि हिंदूज़ जो हैं वो चाहते थे कि अखंड भारत रहे, एक भारत रहे, जबकि मुस्लिम्स ने हमेशा पार्टीशन की बात ही की। और 1947 में हम लोगों ने जो है अलग मुल्क हासिल भी कर लिए। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम खिलाफत मूवमेंट को डिस्कस करेंगे।